अपनों की बात में मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर गुरदीप सिंह, पूर्व कुलपति विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, पर्यावरणविद हैं और धनबाद के पर्यावरण पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनकी जानकारी से हम लोग हमेशा लाभान्वित होते रहे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भूषण, जो MBBS है, MS ऑर्थो है और धनबाद में जो सबसे बड़ा अस्पताल अभी रन कर रहा है वो उसके चार्ज में है, 300 बेड का इनके इंचार्ज में है। और साथ साथ डॉक्टर प्रमोद पाठक स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुरु हैं और मनोविज्ञान के ऊपर में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इस विषय पे इन्होंने काफ़ी मेरे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और अपने विचारों से जो हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि नकारात्मकता कैसे दूर करें और सकारात्मकता कैसे बढ़ाएं, इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य हम लोग का यही है। और मैं डॉक्टर गुरदीप, आप ये बताएंगे कि इस जो कोरोना काल में केसेस तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी 10,000 घट जाते हैं, कभी 30,000 घट जाते हैं, कभी 50,000 बढ़ जाते हैं, वो लगभग 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो चल रहा है, ये धनबाद का जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, उसमें कोरोना क्या ज्यादा कहर नहीं ढा रहा है क्या, या क्या इसका कोई कारण है कि धनबाद में लोगों के लंग्स में पहले से प्रॉब्लम है? तो क्या एक नहीं लगता है कि पर्यावरण इसमें बड़ी भूमिका अदा कर रहा है? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। धनबाद में पोल्यूशन लेवल, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2010 में इसको 13वें स्थान पे पाया था, अभी ये 9th प्लेस पे आ गया है और ज़्यादा पोल्यूट हो गया है। और इसमें एयर में एलर्जेंस रहते हैं, एरोजेंस रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारे यहाँ पे तो रेस्पायरेबल डिसीजेस रहती हैं, दे आर वेरी कॉमन। आई थिंक डॉक्टर साहब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो पाथवे है वो इन्वायरमेंट ही है, कोविड-19 वायरस का। और ये कई तरह के टाइप चेंज कर रहा है, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये, तो दिस चेंजिंग वेरी फास्ट। तो इन्वायरमेंट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम लोग इसमें यही कर सकते हैं कि हमें अपनी सफाई रखनी है। अगर हो सके तो शाम को जब सोने से पहले एक बार हमें नहा जरूर लेना चाहिए, कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। तो वट एवर वी आर कैरिंग फ्रॉम द डे टाइम, बिकॉज वी आर, हम सारे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो जैसे बाहर जाते हैं और लोग यूजली अच्छे होते हैं पर वो अपना अच्छा नहीं समझ पाते हैं। हम जैसे बाहर जाते हैं तो अपने घर में भी हमें हो रहा है। अभी जैसे बच्चों में ये नहीं आ रहा था, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आई स्टैंड करेक्टेड, कि यहाँ पे बच्चों में बहुत आ रहा है। जैसे हमारे IIT ISM में ही ले लीजिए, ये जो सबसे सेफ जगह है, सिंपल सेफ जगह है, तो यहाँ पे बच्चों को कोई केस नहीं आया था। अब फैमिली का जो स्प्रेड हो रहा है, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले लिया। आप अपने घर में भी हैं तो आपको एक दूसरे से प्रोटेक्शन रखना जरूरी हो गया है। तो WHO ने भी ये कहा है कि इट इज डिजायरेबल कि आप अपने घर में भी मास्क लगाएं। जब एक दूसरे से आप कांटेक्ट करते हैं घर में फैमिली मेंबर से, तो भी यू मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। और दूसरा है, रात को सोने से पहले हमें टूथब्रश जरूर करना है और हो सके तो गार्गिल कर लें नमक के पानी से, तो उसका स्टरलाइजेशन इफेक्ट आ सकता है। तो दैट विल नॉट लेट फर्दर एग्रावेट द सिचुएशन। और इसमें जैसे हमारे जो कपड़े हैं उनको हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। और नहाना नहीं है तो कम से कम मुंह हाथ पैर, तो ये हम जो भी चीजें हमारी एक्सपोज रहती है उनको हमें वॉश करना बहुत जरूरी है, सो दैट वट एवर इज देयर दैट कैन बी वॉश्ड आउट। और WHO तो ये बार बार बोलता है कि हमें बार बार अपने हाथ साफ करने हैं, हाथ साफ करने हैं, तो वो तो करने ही चाहिए, पर ये एक और अच्छा तरीका है अगर हम इसे कर पाए। फिर एक और बात इसकी इन्वायरमेंट की आ रही है। आज मैं डॉक्टर गुलेरिया को सुन रहा था और मैंने BBC में भी देखा, हम सारे, जैसे अभी आपने कहा कि हम सारे डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। और CT स्कैन के ऊपर उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करे तब तक हम CT स्कैन नहीं कराएं। एक मॉडरेट होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है। तो वो डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको CT स्कैन कराना कि नहीं कराना। एक CT स्कैन 300 या 400 चेस्ट स्कैन के बराबर हो जाता है जो एक्सरे लेते हैं। तो ये रेडिएशन का है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने रेडिएशन के बारे में भी, इसके लिए भी एडवाइजरी इशू की है, जिसे आज डॉक्टर गुलेरिया जो है एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने भी आज
टीवी चैनल्स पे इसको एम्फेसाइज किया है। कि हम लोग साथ डॉक्टर भूषण हैं। डॉक्टर भूषण के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अभी वो घर की ओर या कहीं लगता है कहीं काम में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, और आपके ऊपर आप ऑपरेशन में जा रहे हैं और हम लोग आपको इस समय में, लेकिन चूंकि हम लोग ये चाह रहे हैं सकारात्मक संदेश हम समाज को देना चाहते हैं कि कोरोना वॉरियर की हैसियत से आप पूरे समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और अभी के जो हालात हैं उन हालात को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से अभी जो हालात में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़े केसेस घटते हैं, थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि अभी चर्चा में आया कि कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है, घरों में लोगों के हो चुका है, तो अभी और क्या कदम लेने चाहिए? क्योंकि आप एक धनबाद के सबसे बड़े 300 बेडेड हॉस्पिटल्स को, चेन को, जो हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है अपने पीएमसीएच की, उसको आप मेंटेन करवा रहे हैं। अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें पिछली बार की तुलना में डिफरेंस है। डिफरेंस इस मामले में है कि अभी केसेस यंग लोगों के काफी आ रहे हैं, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार बूढ़े बुजुर्ग आते थे और उनकी समस्या होती थी। दूसरी चीज है कि जब भी हम लोग कोरोना की बात करते हैं तो हम लोग सीधे उसको निमोनिया से जोड़ते हैं, जबकि कोरोना सिर्फ निमोनिया नहीं है। कोरोना एक वायरस है जो शरीर के लगभग काफी अंगों को एक साथ अफेक्ट करता है। जैसे हेपेटाइटिस है, लोग जोड़ते हैं कि लिवर से है, लेकिन वो लिवर, लिम्फ नोड, इंटेस्टाइन सबों को अफेक्ट करता है। उसी तरह से कोरोना बहुत चीज अफेक्ट करता है। जैसे कोरोना लिवर, किडनी को अफेक्ट करता है, इसको डैमेज करता है। जितने भी डायबिटिक हैं कोरोना से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके दवा के रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, क्योंकि कोरोना पैंक्रियास को भी अफेक्ट करता है। लेकिन व्हाट वी सी, हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि कोरोना हमारे लंग्स अफेक्ट करता है। तो ये एक पहली चीज है जो कि ध्यान देने की बात है कि इस बार कोरोना सिर्फ लंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि कोरोना इस बार एक डिफरेंट वे में आया है। पहले होता था कि निमोनिया हो जाता था, सर्दी खांसी होती थी, उसके बाद ऑक्सीजन घटता था। अभी पेशेंट सीधे हाइपोक्सिया से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने शुरू किया था 20 ऑक्सीजन बेड से और आज हमारे पास 120 ऑक्सीजन बेड है। इतनी तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी कि पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया और इट एक्टेड वेरी वेरी स्विफ्टली। और हमारे पास जितने लोग हैं उसमें अधिकतर लोग यंग हैं। ये एक बहुत बुरी चीज है। जी जी डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात धनबाद के साथ ये हुई है कि पिछले कई वर्षों में, कुछ सालों में धनबाद की मेडिकल फैसिलिटी अपग्रेड हुई है, और ये उसी का परिणाम है कि आज धनबाद के लोगों को, बड़ी संख्या में धनबाद के लोगों को धनबाद में इलाज मिल पा रहा है। इवन धनबाद ही नहीं, आप तो खुद देख रहे हैं, धनबाद के आसपास गिरिडीह के मरीज हैं, जामताड़ा के हैं, दुमका के हैं, इवन हम लोग जहाँ तक सोचते हैं ये आसपास के कोडरमा तक के मरीज यहाँ पे आज के इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो क्या सबकी टेंडेंसी जो है, ये जो वेरिएंट की बात आती है, क्या लगभग एक ही वेरिएंट है या कुछ अलग अलग वेरिएंट्स भी इसमें आ रहे हैं डॉक्टर साहब? वेरिएंट्स तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वेरिएंट्स हैं और वेरिएंट्स भुवनेश्वर भेजकर चेक भी हम लोग कराते हैं और पाते हैं कि वो है। देयर इज नो डाउट ओपिनियन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देन देयर इज नो टू ओपिनियंस। लेकिन इस वेरिएंट के बावजूद, और ये वेरिएंट फास्टर ग्रोइंग भी है, इस वेरिएंट को स्वीकार करना है कि हाँ ये इस वेरिएंट पर है तो है। जी जी जी, आप एक चीज और है कि देखिए मेडिकल फैसिलिटी आप सही कह रहे हैं। जिस समय पहला कोरोना हुआ था उस समय लोगों को यह शिक्षा दी जाती थी कि रबर बैंड में मोजा को रख करके मास्क बनाओ, क्योंकि सिंपल मास्क उपलब्ध नहीं थे। और आज के डेट में हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, छोटे बड़े हर अस्पताल में। ऑक्सीजन की जब अधिक आवश्यकता पड़ती है तो वैसी स्थिति में असिस्टेड ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, जैसे कि हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन कैन्युला, उसका मशीन, उसके बाद वेंटिलेटर्स। ये तीन हमारे यहाँ सरकारी तौर पर लगभग 150 आईसीयू बेड्स हैं, जो कि कभी हम सोच नहीं सकते थे, कभी एक आईसीयू बेड नहीं हुआ करता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सो आपकी बात में पूर्णतः सहमत हूँ कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज जस्ट टेकन लीप्स एंड बाउंड्स। इतनी तेजी से बढ़ा है कि मानना पड़ेगा सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। क्या ये मेडिकल फैसिलिटी जो अपग्रेड हुई है, क्या ये काफी है
या अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है? काफी एक शब्द है कि बड़ा सापेक्ष शब्द है, यही कोरोना का वार्ड जिसमें मैं इंचार्ज हूँ, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तब खोला नहीं गया था क्योंकि शहर में और जिला में उतने मरीज नहीं थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने इसको सुसज्जित कर दिया, लेकिन अभी किसी की पोस्टिंग नहीं होगी, मैं सिर्फ नोडल बनकर रह गया। और अचानक ये स्थिति है कि आज मेरे पास 270 मरीज हैं, बाकी सभी अस्पताल फुल है। तो ये एक सापेक्ष सत्य है, कितने मरीज रोड पर हैं, कितने मरीज घर में हैं, कितने मरीज समाज में हैं, उसी से ये साबित होगा कि ये सुविधा जो है सो ज्यादा है या कम है। और क्योंकि मरीज बहुत वेरिएबल हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है, लेकिन किसी भी स्तर से ये बहुत बड़ा इंतजाम है, बहुत बड़ा इंतजाम है और क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पहले सदर अस्पताल में 60 बेड का आईसीयू जुड़े हुए हैं जी। तीन दिन पहले 60 बेड का आईसीयू खुला है। डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉब्लम आज बता दें। आवाज कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। हाँ, अभी आपकी भी कट के आ रही थी। तो गुरदीप, आप जी, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है डॉक्टर साहब, अब आ रही है, बताइए। अब आ रही है, आवाज आ रही है। क्या कह रहे थे, मेरे को सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। मेरी आवाज आ रही है? हम लोग वहां से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम लोग होस्ट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। जी जी, हाँ बताइए डॉक्टर साहब। अब आ रही है आपकी आवाज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है ये। हाँ, उसी का प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, जिसके चलते आज लोगों को इलाज की सुविधा हो रही है। अभी भी इलाज की जो स्थिति पूरे देश में है, न सिर्फ धनबाद में, पूरे देश में जो स्थिति है, वो कितने सुधार की आपको लगता है कि गुंजाइश है और कितना सुधार? जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुधार तो हो रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे धनबाद में ट्रेमेंडसली हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी है, वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जहाँ के डॉक्टर बहुत कॉम्पिटेंट हैं, दे कैन टेक एनी एक्सीजेंसी, कोई भी तरीके का केस हो, दे आर एबल टू सॉल्व इट। तो मेरा ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे और जो दूसरे लोग हैं, उनमें से थोड़ा सा भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लोग यहाँ पे जो फ्रंट बैरियर हैं, उनका कोई टाइम नहीं है, वो बहुत काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ी एक फैसिलिटी ये चाहिए कि उनका अल्टरनेटिव अवेलेबल हो। राउंड द क्लॉक जैसे 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं पीपी किट पहन के, शील्ड पहन के, इट्स वेरी सफोकेटिंग। फिर उनको बाथरूम जाना है, तो वो बेचारे, मैं देखा 3-4 जगह मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बेचारे पूरा पीपी किट बैठ के, दे आर नॉट एबल टू यूज द टॉयलेट इवन। तो उसके लिए उनको कुछ चाहिए, कि कुछ अल्टरनेटिव चाहिए, कि दे शुड हैव सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन इन बिटवीन, कि इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर सो पॉजिटिव। डॉक्टर पाठक, आप जो अभी जो चर्चा सुन रहे थे, मुझे लगता है कि जब आप बाहर निकले हुए थे तब भी आप यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से कुछ सुन रहे थे। यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सुना। जी जी, उन्होंने जो बातें कही है, जो खुद से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा लेना, और लोग अपने आप को ये महसूस कराना कि हम ज्यादा जानते हैं, ये जो भाव लगा हुआ लोगों के मन में, डॉक्टर पाठक, एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको, कि अभी क्या पहला आवश्यकता है? जैसे कि हम लोग स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, लोग स्ट्रेस में ना आए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें तो ये एक नई प्रॉब्लम लोगों को खड़ी हो रही है
कि लोग खुद से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस तरह की या किसी भी तरह की आपदा में सूचना तंत्र का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। और इस पूरे प्रकरण में देख रहा हूं कि सूचना तंत्र जो है वो सुदृढ़ नहीं है। अब आपको मैं, जैसे डॉक्टर साहब उससे सहमत होंगे कि यूएस वगैरह में क्या है कि रोजाना हेल्थ बुलेटिन जारी होता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसको लोग सुनते हैं। हमारे देश में क्या है, एक्सपर्ट बोलेगा तो उसको पहले खारिज कर देंगे। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लेवल पे, हालांकि जैसे वो एम्स के डॉक्टर साहब हैं अपने गुलेरिया साहब, रणदीप जी, वो रोजाना मुझे लगता है अक्सर वो रूबरू हो रहे हैं, और वो पल्मोनरी डिजीजेस के ही आदमी हैं, तो उनसे काफी कुछ राहत तो मिली है। लेकिन अभी भी लोग जो है वो अपनी काबिलियत पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और क्योंकि हमारा देश टोटकों का देश है और जो ये मतलब जिसको तो ओझा गुनियों का देश है, तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स है उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं। आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे व्हाट्सएप पर बहुत सा ज्ञान मिल रहा है, फेसबुक पर ज्ञान मिल रहा है, और यूट्यूब तो मतलब मुझे लगता है दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी के बराबर अकेले ही हो गया है। तो इसका असर ये हुआ है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। और अब जैसे कल आपने सुना होगा, कल डॉक्टर साहब एक थे, उन्होंने कहा कि भाई लोग ही कहते हैं कि रेमडेसिविर लगा दो। रेमडेसिविर का रोल कहाँ है और कितना है वो एस्टैब्लिश अभी भी नहीं हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि स्टेट के लेवल पे, अगर जैसे हिंदुस्तान में केरला के चीफ मिनिस्टर ने वो रोजाना एक प्रेस मीट करके लोगों को बताते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो भी ऑक्सीजन है उसको कंजर्व कीजिए। आपका कंजर्व किया हुआ ऑक्सीजन किसी को जान दे सकता है, जैसे आपका रक्तदान जान दे सकता है, आपकी बचाई हुई पानी की बूंद किसी को जान दे सकती है, उस तरह से आपके द्वारा मिसयूज नहीं किया हुआ ऑक्सीजन किसी को जान दे सकता है। और आखिरी चीज कि एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, लोग काफी हंस रहे थे, बोले कि सर समथिंग अबाउट कोरोना, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोरोना। तो मैंने कहा कि कोरोना की सबसे अच्छी चीज ये है कि अदर देन डॉक्टर एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट कोरोना। यही तो समस्या है। यही डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चूंकि चर्चा में कुछ बिंदु छूट गए थे, उन बिंदुओं को हम लेंगे। डॉक्टर गुरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, वाइस चांसलर रहे हैं विनोबा यूनिवर्सिटी के। इनका अनुभव बहुत बड़ा है धनबाद के संदर्भ में। जब भी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब कोई भी जानकारी लेने के लिए कोई तंत्र खड़ा करता है धनबाद के संदर्भ में या आसपास के पूरे झारखंड और बिहार के कोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में, तो डॉक्टर गुरदीप जी का नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और इनका जो डेप्थ है इस सब्जेक्ट में वो बहुत गहरा है। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में पर्यावरण की जो स्थिति, जो पहला फेज 1 के समय में जो सुधार हुआ था प्रदूषण के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ था, क्योंकि हम लोग जो आंकड़ा देख रहे थे उसमें काफी सुधार नहीं रहा था। अभी आप उसको कैसे देख रहे हैं? जब पहले लॉकडाउन हुआ मार्च 26 को, तब तो सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, नेचर वाज रिस्टोर्ड। तो हम जहां से पारसनाथ हिल्स को देख पा रहे थे, और ऐसे वर्ड्स आ गए और ऐसे कई तरह के एनिमल नजर आए जो कभी देखे नहीं थे हमने। तो दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल है 87% नीचे गिर गया, क्योंकि कोयले की प्रोडक्शन बहुत कम हुई और ट्रांसपोर्टेशन हुआ नहीं, और दूसरी सारी एक्टिविटीज हो गई। तो इसने धनबाद का एक्चुअल बेसलाइन डेटा दे दिया जो हमारे पास है। तो ये लॉकडाउन ने कहा कि धनबाद का ये वातावरण होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर, एयर एंड ऑल द नेचर। तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो भी गिरे, और जो ओजोन होल की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हो रहे हैं, तो उसने सुधार दिया। पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना किया तो हमें गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स को और अपने को सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए था कि देखिए इस माहौल से हम पहले थे, हमें इसी के साथ रहना है और इसके साथ ही हमें एडजस्ट करना है। तो जो भी हम बेसलाइन एस्टैब्लिश किए हैं, तो इसका डेविएशन लेवल ये होगा और इसको एक रेगुलेटेड वे में हमें काम करना है। वो हम एकदम भूल गए और वो नहीं आया हमारे पास में। तो धनबाद में बहुत पोटेंशियल है।
ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी बहुत हैं। GRI जिसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं पढ़ाई में, सबसे ज्यादा झारखंड में जहाँ पे है। में भी पूरे देश में अगर गिना जाए तो इसका भी पहले 25 में तो जगह आई जाएगी। तो धनबाद इज हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ पे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, किसी नॉलेज बेस की कमी नहीं है, नॉलेज शेयरिंग की भी कमी नहीं है, पर हम वही है कि अपने में सारे एक दूसरे के ज्ञानी बनते हैं तो इसलिए बढ़ते हैं। मैं कोरोना से रिलेटेड एक चीज भूल गया, हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर साहब को मैं बोलना चाहता था कि एक वी शुड बी रिमेनिंग ऑलवेज हाइड्रेटेड। तो अब जैसे आप वैक्सीनेशन भी लेने जाते हैं तो वो भी एक एडवाइजरी है WHO का और अपना भी कि हमें हाइड्रेट होके जाना है। और जैसे हम मेडिसिन लेने दे जा रहे हैं तो वहां भी हमें सारे प्रोटेक्शन लेने हैं। अब ये नहीं कि वैक्सीन, जैसे देयर आर मेनी पीपल इनकाउंटर्ड, हमारे कैंपस में भी हुआ, द पीपल हु आर डबल वैक्सीनेटेड उनको फिर कोरोना हो गया, बिकॉज सो मच इम्यूनिटी दे हैव बीन कैरिंग आउट विद देम, तो उस इम्यूनिटी ने उन्हें बचा लिया, तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हुई। जो नॉर्मल आदमी से उसकी रिकवरी 20 से 50 गुना जल्दी हो गई जो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो डबल वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी ये नहीं कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो वी आर फ्री। तो आज की बैठक में जो हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, उस चर्चा का लबुलुआब यही है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रेमडेसिविर जादुई छड़ी नहीं है, जादुई दवा नहीं है, उसके बजाय अन्य जो साधन डॉक्टर साहब लोग अपना रहे हैं वो सही है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि खुद से जो मरीज इलाज करा रहे हैं खुद से अपने इलाज की कोशिश न करें, ऑक्सीजन का लेवल ना बढ़ाएं और अपने आप को डॉक्टर साहब के जो डॉक्टर जो कह रहे हैं उसके अनुकूल व्यवहार करें। क्योंकि डॉक्टर साहब का ये कहना स्पष्ट तौर पे कि आपका 90 हुआ 91 हुआ वो इशू नहीं है, इशू है कि आप उस लेवल पे अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा अच्छा आज का ये रहा। और डॉक्टर गुरदीप ने बहुत अच्छी बात कही कि आप धनबाद के प्रदूषण के कारण भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है, क्योंकि हम लोग इसके लिए हैबिचुअल है, लेकिन साथ ही साथ ये खतरा बना हुआ है कि यहाँ का प्रदूषण का स्तर एक बार जो अपनी बेंचमार्क को पकड़ा है, हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि BCCL के माध्यम से ये धनबाद के क्षेत्र का जो प्रदूषण है वो नीचे आए। साथ ही साथ विकास के ऊपर एक चर्चा इन्होंने छेड़ी है। हमको लगता है कि आने वाले समय में धनबाद कैसे विकसित हो, धनबाद कैसे महानगर बने, धनबाद की लोगों की आय कैसे बढ़े, धनबाद के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पे हम लोग एक चर्चा करेंगे और धनबाद के डेवलपमेंट के बेंचमार्क बनाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, साथ और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। किसी भी हालत में आप अपने आप को घर से जब आवश्यकता नहीं हो तो नहीं निकलें। इन्हीं सब चंद बातों के साथ हम लोग अपनी आज की इस बैठक को, चूंकि आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते बीच बीच में बात कट रही थी, प्रोग्राम लंबा हो गया, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको 1 घंटे में सटाएं। आप लोग जुड़े, आप लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।